क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों की भी विवादों का मूल्यांकन वर्तमान में सामाजिक आर्थिक विषमता के आधार पर करें। आर्थिक विषमता के आधार पर करें। अब इस प्रश्न को देखो। आप प्रश्न पूछ क्या रहा है? प्रश्न ये है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा विवाद। जैसे यूपीपीएससी में ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच, आवाज से रिकॉर्डिंग हो रही है, के बीच विवादों को स्पष्ट करें। पर यूपीएससी में क्या पूछेगा सेम प्रश्न को कि बीच विवादों का मूल्यांकन। यदि प्रश्न ये पूछा जाता है विवादों का मूल्यांकन करें, केवल ये शब्द नहीं होता, मान लिया जाए इस प्रश्न का ये लाइन नहीं होता तो आंसर एकदम चेंज हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न ये है कि वर्तमान में सामाजिक आर्थिक विषमता के आधार पर करें। इसका मतलब क्या चीज है? इन विवादों का जो मूल्यांकन है किस आधार पर करना है? वर्तमान में जो सामाजिक आर्थिक विषमता है उस आधार पर करना है। पहली बात, इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे घुमाएगा? ऑक्सफैम की रिपोर्ट दे देगा। ऑक्सफैम क्या करता है? आर्थिक विषमता को बताता है कि इस समय कितने प्रतिशत लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है और आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई या कमी हुई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट यह बताता है। क्लियर? तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट दे देगा और यह पूछेगा वर्तमान में ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में यह स्थिति है। इन्वर्टेड कामा, ठीक है। इस कथन के आलोक में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच उत्पन्न विवादों का परीक्षण करें या मूल्यांकन करें। मतलब ये जो विवाद है उन विवादों का मूल्यांकन ऑक्सफैम की रिपोर्ट के आलोक में करना है। मान लिया जाए न भी पूछे ऑक्सफैम की रिपोर्ट, आप मेंस लिख रहे हो ना, ऑक्सफैम की जहां रिपोर्ट प्रकाशित होती है तुरंत उसको कोड कर दो आंसर में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट यह कहती है। बातें समझ में आ गई? फिर मैं बात करना चाहता हूं, सेम क्वेश्चन में लेके चलूं कि ये मौलिक अधिकारों के बीच विवाद क्या है। केवल विवाद की बात करूं मैं तो सामान्य स्टूडेंट क्या करेगा? दोनों में अंतर की बात कर देगा। पर यहां विवाद क्या है? और जब विवादों की बात करेंगे ना तो याद रखना है दोनों के बीच विवाद संवैधानिक इशू नहीं है। दोनों के बीच जो विवाद हो रहा है वो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच है। आ रही बात है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? और जहां भी संविधान के दो पार्टों के बीच विवाद का प्रश्न उठेगा आपका आंसर तब तक ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोड नहीं करते हो। एक स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोड किया और एक स्टूडेंट ने क्या कर दिया, यूं ही बता दिया, तो दोनों के आंसर बिल्कुल सही है। पर जानते हो क्या? एक नंबर का अंतर आ जाएगा। और एक नंबर का अंतर आने का मतलब 20% में 20 नंबर का अंतर आ गया। बातें समझ में आ गई? तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके आंसर को क्या करता है? प्रमाणित कर देता है कि आपने जो भी बातें की है वह सही है। जैसे यदि मौलिक अधिकारों के भी विवाद की बात करें तो विवाद क्या है? पहली चीज, सरकार मौलिक अधिकारों को महत्व दे, कोर्ट मौलिक अधिकारों को महत्व देता है, लेकिन सरकार
स्वतंत्रता के बाद नीति निर्देशक तत्व को महत्व देने लगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नीति निर्देशक तत्व को मूर्त रूप देने के लिए जो भी संवैधानिक संशोधन लाए गए और उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस संवैधानिक संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। अरे बात यह विवाद है, हमेशा ध्यान देने इस बात को। पहली बात। दूसरी चीज बात करेंगे, जब विवाद की बात करेंगे, विवाद का रीजन क्या है, ये विवाद क्यों पैदा होता है। समझ में आ रही बात है। जैसे आपने देखा होगा, पहले क्या था कि मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी था पहले। बातें समझ में आ गई। अब जब संपत्ति के अधिकार को महत्व देंगे तो कहीं न कहीं आर्थिक न्याय बाधित होगा, और नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 38 और 39 ये आर्थिक न्याय को महत्व देता है। और जब आर्थिक न्याय को महत्व दोगे तो संपत्ति का अधिकार क्या होगा, प्रभावित होगा। आप सोचो, आप सच में कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को महत्व दिया क्योंकि मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 13 का खंड 2 क्या कहता है, हर वह संवैधानिक संशोधन अवैध हो जाएगा जो भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। अरे बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को महत्व दिया, और संपत्ति के अधिकार को महत्व देने के कारण सरकार द्वारा आर्थिक न्याय को मजबूत करने के लिए लाए गए किसी भी कानून, नियम और संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। अरे बात है, ये विवाद दोनों में चल रहा है। हम तीसरी चीज बात करें, सरकार ने क्या किया, कई बार सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दे रही थी, लेकिन उससे हुआ क्या, कई बार अनुच्छेद 19 का उल्लंघन शुरू हो गया, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 19 को ज्यादा महत्व देता है। ये बातें चल रही थी, विवाद की बात। प्रश्न ये है कि विवादों का मूल्यांकन है, तो विवाद क्या है, विवाद का रीजन क्या है। लेकिन ये विवाद कब समाप्त हो गए, जब 44वां संविधान संशोधन आया, और उस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया तो उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर उन संवैधानिक संशोधनों को अवैध घोषित करेगी जिससे संपत्ति का अधिकार सीमित होता है, क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं रह गया। अरे बात है, ये चीज। दूसरा इश्यू ये उठा, 1990 के बाद अब सरकार का अप्रोच चेंज हो गया और सरकार मूव कर गई पूंजीवाद की तरफ। याद रखना, आज जब पूंजीवादी व्यवस्था को सरकार अपनाने लगी तो स्वयं संपत्ति के अधिकार को सरकार महत्व देने लगी, और जब संपत्ति के अधिकार को महत्व देने लगी तो आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ने लगी, और जब आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई, और जब जनहित याचिका दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट अब स्वयं सामाजिक आर्थिक न्याय को महत्व देने लगा। अरे बात है, पहला इशू। दूसरी चीज, केशवन अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय आया, और केशवन अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और शासन का मूलभूत आधार है नीति निर्देशक तत्व। इसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो विवाद कैसे कैसे कमजोर होते जा रहे हैं, विवाद लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। अगली बात, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनके अप्रोच में भी परिवर्तन हो गया। आज अप्रोच में परिवर्तन हुआ तो परिणाम क्या हुआ, वे स्वयं सरकार पर नैतिक दबाव डालने लगे कि आप नीति निर्देशक तत्व को मजबूत करो, क्योंकि इसे मजबूत किए बिना मौलिक अधिकार कभी भी मूर्त रूप ले नहीं सकते। इस अनेक वादों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अनुच्छेद 45 निःशुल्क शिक्षा की बात किया, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कोर्ट स्वयं सरकार को निर्देश देने लगी। बातें समझ में आ गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अनेक ऐसे निर्णय रहे हैं जिसके आधार पर यह प्रूफ हो गया कि नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल राइट्स पर हावी है। ये बातें ये कब लिखा जाएगा, जब प्रश्न ये हो। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है,
वर्तमान में सामाजिक आर्थिक विषमता के आधार पर करें। बातें समझ में आ गई? अब एक चीज ध्यान दो, जब सामाजिक आर्थिक विषमता की बात करेंगे, आधार पर मूल्यांकन करेंगे, तो वस्तुतः प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्तमान में जो सामाजिक आर्थिक विषमता चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आप दोनों के बीच विवादों का मूल्यांकन करें और ये बताओ कि आप किसको महत्व देना चाहते हो, किसको नहीं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपने कभी गौर किया होगा, घर में दो बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे को ज्यादा महत्व देते हैं, दूध फ्रूट उसको ज्यादा हम वरीयता देते हैं, यही तो होता है। कोई दिक्कत? बड़ा बच्चा मांगता है तो घर वाले कहते हैं वो छोटा बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, देखा करो। पर वही बड़ा बच्चा बीमार पड़ गया तो सारा दूध और फ्रूट किधर डाइवर्ट हो जाएगा? बड़े बच्चे की तरफ। तो घर में बड़े बच्चे की बीमारी को देखते हुए वो जो फ्रूट और दूध का डाइवर्जन हुआ बड़े बच्चे की तरफ, वो क्या है? उसे युक्ति संगत माना जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? मेरी बात शायद सभी को समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न में मुझे इसको लेकर चलना है, सामाजिक आर्थिक जो विषमता है इसको लेकर चलना है। लेकिन जब आंसर चलेगा तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात तो करेंगे। इस प्रश्न में हम सबसे पहले बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और जब हम जब सेकंड पैरे में आएंगे तो सेकंड पैरे में ये बताएंगे विवाद क्यों हो रहा है, विवाद क्यों। थर्ड पैरे में जब आएंगे तो फिर विषमता के आधार पर विवादों का मूल्यांकन। अब एक बात ध्यान दो, ये जो विवाद है इसका विवादों की विवेचना नहीं करनी। मैं बार बार कहता हूं, विवेचना अलग है, यह मूल्यांकन शब्द है। हम मूल्यांकन, क्या ये विवाद सही है, पहली बात। और यदि विवाद है तो समाज को किस दिशा में लेके जाएगा, वो ये किस तरह की चुनौतियां पैदा करेगा राष्ट्र के समक्ष और प्रशासन के समक्ष। बातें पुनः एक प्रश्न, जब आपसे मूल्यांकन पूछा जाए, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो प्रस्तावना रट लो आप लोग। अब प्रस्तावना में जितने भी आदर्श हैं उन आदर्शों को ध्यान में रखकर के मूल्यांकन की बात करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रेमबल में क्या कहा गया है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता। ये 4-5 पॉइंट हो गया। इन्हीं पॉइंट के आधार पर आप मूल्यांकन करो। तब पहली चीज सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच जब विवाद हो रहा है ना, विवाद में यदि मौलिक अधिकारों को महत्व देंगे तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अरे बातें, यह न्याय सुनिश्चित नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज, यदि आप फंडामेंटल राइट्स को महत्व देते हो तो बिना आर्थिक समानता के गरीब वर्ग की गरिमा सुनिश्चित नहीं होगी। और अवसर की समानता तभी मूर्त रूप ले पाएगा जब समाज के वीकर सेक्शन के लिए न्यूनतम पोषाहार की व्यवस्था प्लस गुणवत्ता प्लस 41 के तहत काम और मानोचित दशा, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अरे बात, जैसे एग्जाम्पल लो, कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित है और मैं कहूं देखो तुम्हारी गरिमा सुरक्षित है, भूख से पीड़ित व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित नहीं रहेगी। जो छोटा दिन भर उपवास रखो, क्लास में मैं दिन भर उपवास रखता हूं, क्लास के कोई विद्यार्थी मस्त पराठा लेके आ गया, उसकी खुशबू आ रही है, तो मेरे मन में लालच पैदा होगी, कहा चलो पढ़ाना छोड़ो, पहले एक बार एक पराठा। हमेशा यही तो होता है। अब आप कहोगे नहीं सर अपनी गरिमा का ख्याल रखिए। मेरी गरिमा तो तब सुरक्षित रहेगी जब पेट भरा हो, क्योंकि भूखे भजन ना होई। पॉइंट समझ में आ गया? तीसरी चीज बात करें, आप केवल फंडामेंटल राइट्स की बात करो तो फंडामेंटल राइट्स राजनीतिक लोकतंत्र की बात तो करता है, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र होने मात्र से राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित नहीं होगी, जिसकी बात प्रियम्बल में की गई है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना न हो। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कब होगी? जब डीपीएसपी को हम मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। अंत में देखा जाए,
एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है, और आंतरिक सुरक्षा तब मजबूत होगी जब सोशल जस्टिस होगा, और सोशल जस्टिस तब होगा जब नीति निर्देशक तत्व को मूर्त रूप दिया जाए। पॉइंट क्लियर? प्रियम्बल के 5 बातें याद रखो, कुछ नहीं आएगा तो, जिसको कहते हैं जुगाड़ मेथड। पॉइंट है बातें। अब देखो, आपने मूल्यांकन, इस प्रश्न में क्या हुआ, थोड़ा सा प्रश्न को मैंने क्या किया, सामाजिक आर्थिक विषमता की बात कर दिया है। अब इसके आलोक में आपको बताना होगा। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी, भूलेगा तो नहीं? गुड। अब मैं इस प्रश्न को फ्रेम करता हूं। हम सबसे पहले हम फर्स्ट पैरे की बात करेंगे, क्योंकि दोनों की भी विवाद की बात चल रहा है। तब ये बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार वाद्य योग्य होने के साथ राजनीतिक लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। जबकि नीति निर्देशक तत्व, यही ना डीपीएसपी, गैर वाद्य योग्य होने के साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, ओंकार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। के प्रति प्रतिबद्ध है। अब ध्यान देना इस बात को, प्रश्न ये उठा कि हमने ये इंट्रोडक्शन क्यों लिखा है। समझ में आ रही बात है? एक सेकंड रुक जाओ बस। अब प्रश्न उठा, ये तो हमारा फर्स्ट पैरा आ गया, हम सेकेंड पैरे में आएंगे। परंतु स्वतंत्रता के बाद दोनों में विवाद है। क्योंकि फर्स्ट, दोनों में विवाद क्यों है? नंबर 1, प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फंडामेंटल राइट्स को महत्व, जबकि सरकार द्वारा डीपीएसपी को महत्व।
नंबर बी की बात करें, 44वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जो आर्थिक न्याय के विरुद्ध इन दो बांधों की बात करें, ये बातें समझ में आ गई। आप एक बात ध्यान दो इस बात को, इन दोनों बिंदुओं का उल्लेख हार्डली कोशिश करना 20 से 25 वर्ष में खत्म हो जाए, क्योंकि विवाद पूछ ही नहीं रहा है, विवाद का मूल्यांकन पूछ रहा है। बातें समझ में आ गई? अच्छा, फिर मैं कहना चाहता हूं, इधर 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है, आप विवादों की व्याख्या लंबा करते चले गए तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? पता चला 70 वर्ष में केवल विवाद बता रहे हो तो आप विवेचना कर रहे हो, आप मूल्यांकन नहीं कर रहे हो जाएगा। अब हम सीधे आएंगे थर्ड पैरे में। आज जब थर्ड पैरे की हम बात करेंगे, हमेशा ध्यान दो, अब हम थर्ड पैरे की बात करेंगे। क्लियर? अब देखो, अब हम जा रहे हैं मूल्यांकन करें। देखिए, किंतु वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था के कारण आर्थिक एवं सामाजिक विषमता में वृद्धि, परिणामतः प्रस्ताव में उल्लिखित आदर्श होगी, बात बुला लिया, आदर्श एवं लोकतंत्र के समक्ष चुनौती में वृद्धि। इसलिए एफआर एवं डीपीएसपी के बीच विवाद की स्थिति में डीपीएसपी को महत्व देना आवश्यक। क्यों? डीपीएसपी को कुर्सी नहीं है तो बीच में है, ये है। इतनी बातें शायद समझ में आ गई होगी। ये बातें समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान दे इस बात को, किंतु वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था कारण आर्थिक सामाजिक विषमता में वृद्धि, परिणामतः प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एवं लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों में वृद्धि। इससे एफआर एवं डीपीएसपी के बीच विवाद की स्थिति में डीपीएसपी को महत्व देना आवश्यक। क्यों? क्योंकि अब नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग। महत्व क्यों जरूरी है? आप एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, सबसे बड़ी चीज
हम जब बात करेंगे विवादों की बात, तो बार बार मैं कह रहा हूं, जब संविधान में आंसर लिखेंगे और अपनी बात को जब कहेंगे तो कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को उल्लेख जरूर करें। यदि इकोनॉमिक्स में अपनी बातें कहेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा का उपयोग जरूर करेंगे हम लोग। सोसाइटी में अपनी बात कहेंगे तो हमारी बात एग्जामिनर क्यों मानेगा, तो हम डेटा का सहारा लेंगे। और डेटा क्या कहता है, मान लिया आपने डेटा का सहारा नहीं लिया और यूं ही उल्लेख कर दिया, तो आपकी बातें हवा में हो गई, अब एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। बातें समझ में आ गई? तब फर्स्ट, ये बातें क्यों, तब फर्स्ट नंबर 1, केशवन अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एफआर एवं डीपीएसपी को पूरक घोषित करने के साथ शासन का आधार डीपीएसपी को मानने पर बल। मतलब कोर्ट ने क्या कहा, कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्व को महत्व देना चाहिए। ये तो कहा गया। इधर से कहा जाए दूसरी तरफ सभी की गरिमा सुरक्षित करने के लिए लोक सहायता ब्रैकेट में अनुच्छेद 41 निःशुल्क शिक्षा ब्रैकेट में वंचित वर्ग का कल्याण आवश्यक। हम दूसरी चीज बात करें, ये बातें समझ में आ गई। ब्रैकेट में अपने अनुच्छेद का उल्लेख करना शुरू कर दिया, यह अनुच्छेद ये बात कहता है, यह अनुच्छेद ये बात कहता है। नंबर 2 की बात करें, चले नंबर 2, सामाजिक आर्थिक विषमता आर्थिक विषमता के कारण समाज में आक्रोश परिणामतः अव्यवस्था एवं चुनौती में वृद्धि। इसलिए सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात करें हम लोग, इसलिए सामाजिक न्याय एवं लोकतंत्र की मजबूती के लिए डीपीएसपी का क्रियान्वयन एक प्राथमिक शर्त है।
हम तीसरी चीज बात करें, नंबर 3, FR एवं DPSP के बीच विवाद की स्थिति में FR को महत्व देने पर FR एवं DPSP के बीच विवाद की स्थिति में FR फंडामेंटल राइट्स को महत्व देने पर आर्थिक विषमता में वृद्धि, जिससे समावेशिता पर प्रतिकूल प्रभाव, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 39B एवं 39C को FR पर वरीयता दी है। B और C को FR पर वरीयता दी है। ठीक है, अगली चीज हम बात करें, नंबर 4, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इसको वरीयता क्यों दिया? 39B और 39C को फंडामेंटल राइट्स दिख रहा सभी को वरीयता दिया है। आप एक चीज ध्यान दो, नंबर 5, हम नंबर 5 की बात करें, प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के साथ राजनीतिक लोकतंत्र का मजबूत होना आवश्यक है। हाँ हाँ, आ जाओ, ये कुर्सी ले लो, आप ये कुर्सी बैठ जाओ। राजनीतिक लोकतंत्र का मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए DPSP को FR पर वरीयता देना होगा।
आप ध्यान देना इस बात को। चलें, आप ध्यान देना। नंबर 6, विकसित राष्ट्र के निर्माण। के निर्माण के लिए शून्य भूखमरी, आर्थिक स्थिरता, एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है। यह तभी संभव जब डीपीएसपी के अनेक प्रावधानों को मूर्त रूप दिया जाए। ये सारी बातें करने के बाद अंत में आएंगे सीधे फोर्थ पैरे में। आज अब फोर्थ पैरे की बात करेंगे हम लोग। वस्तुतः संविधान एवं प्रशासन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विषमता, समाप्त करने के साथ भारत की वैश्विक क्षमता को मजबूत बनाना है, जो एक मजबूत न्यायपूर्ण समाज के बिना संभव नहीं है। अब इसे देखो आप, वस्तुतः संविधान एवं प्रशासन का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त करने के साथ भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत बनाना है। अच्छा, ये जो लाइन लिखा है मैंने, ये G20 का स्पीच है यार। सारी बातें आप देखो, उस स्पीच में यह भी कहा गया है भारत अपनी वैश्विक पहचान बनाना चाहता है तो न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना ही होगा और मजबूत समाज का निर्माण करना होगा। तो मैंने क्या लिखा है, जो कि मजबूत एवं न्यायपूर्ण समाज के बिना संभव नहीं है। और इसके लिए क्या चाहिए, दोनों के बीच विवादों की स्थिति में डीपीएसपी को क्या करना होगा, महत्व देना होगा। बात समझ में आ गई? अब एक बात ध्यान दो, कितनी बातें। सेम प्रश्न को क्या करेगा यूपीएससी, मान लिया जाए आप ये कहा जाए डीपीएसपी एवं एफआर के बीच विवादों को स्पष्ट करें। यदि प्रश्न ये पूछा गया, ये स्टेट पीसीएस में पूछेगा, आईएएस में नहीं, तो आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे, एफआर
का संवैधानिक प्रावधान प्लस डीपीएसबी किसमें निहित है 36 से लेकर 51 तक, और यह किसकी बात करता है? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की बात करता है। ये इंट्रोडक्शन में। हम जब सेकंड पेरे में जब आएंगे तो सीधे विवाद क्या है, और विवाद जब बताएंगे तो सबसे पहले विवाद क्या है, ठीक है। और विवाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट किसको महत्व देता था? सारी बातें हैं, फंडामेंटल राइट्स को। और सरकार किसको महत्व देती थी? डीपीएसपी को। यह बताओगे अगले पैरे में विवाद का कारण क्या है। तो जब विवाद के कारण की बात करेंगे हम लोग तो पहले क्या बताएंगे हम लोग? नेहरू जी पहले पीएम थे और समाजवादी दृष्टिकोण से क्या थे? प्रभावित थे। तो वह समाजवादी मूल्यों को महत्व देने के कारण नीति निर्देशक तत्व को महत्व देना शुरू किया। हरी बात है। जबकि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को महत्व देना शुरू कर दी। याद रखना, यदि नेहरू की जगह पीएम कोई और बनता ना तो प्रारंभ में विवाद नहीं होता। और नेहरू का व्यक्तित्व वो समाजवादी मूल्यों से ज्यादा प्रभावित थे। पहला पॉइंट। नंबर दूसरा जो विवाद का रीजन ये है कि संपत्ति का अधिकार किसमें था? मौलिक अधिकार का भाग था। और डीपीएसपी को लागू करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाया जाता था उससे संपत्ति का अधिकार क्या हो जाते थे? सीमित हो जाते थे। क्लियर। नंबर 3 की बात करें हम लोग। नंबर 3, हमें 1976 से पहले केशवानंद वाद से पहले सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को ज्यादा महत्व दिया। इसलिए इंदिरा गांधी के जमाने में भूमि के अधिग्रहण के लिए जब मुआवजे का विवाद उत्पन्न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। 25वां संविधान संशोधन याद है? 25वां संविधान संशोधन क्या था? नहीं चल रहा क्या? हाँ? उसको क्या कर रहा हूं? नहीं, रिकॉर्ड हुआ कि नहीं कोई गारंटी नहीं यार, दिख भी तो नहीं रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो जरा। हाँ, सामने रहने दो। बातें समझ में आ गई? हमेशा एग्जाम्पल के साथ आपने नेहरू का एग्जाम्पल लिया, इंदिरा गांधी के एग्जाम्पल ले लो। आपने ले लिया। और इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी ने भूमि के अधिग्रहण को महत्व दिया किंतु बाजार दर पर मुआवजा देने की वकालत नहीं की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इसे बाजार दर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने क्या किया? 25वां संविधान संशोधन लाया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए। अरे बातें 25वां संविधान संशोधन और उसका पर्पज क्या था? बातें समझ में आई? तो इंदिरा गांधी को उल्लेख करो, विवाद क्यों? बातें समझ में आ गई? अगले पैरे में जब आओगे आप थर्ड पैरे में आओगे, लेकिन केशवानंद वाद के बाद स्थिति क्या हो गई? चेंज हो गई। तो आप करोगे थर्ड पैरे में आओगे, लेकिन केशवानंद वाद के बाद दोनों के बीच विवाद कमजोर होने लगे, क्योंकि केशवानंद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और सरकार को कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्व को महत्व देना होगा। ये पॉइंट क्लियर? अब देखो, इसकी बात करोगे, सीधे आगे आओगे और आगे आओ। हुआ क्या? जनहित याचिका का विचार आया। पीएन भगवती के नेतृत्व में, ध्यान देना, नाम सुना होगा। जनहित याचिका के विचार
परिणामतः क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, जो फैसले नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर वरीयता दे दी है। यही हुआ। फंडामेंटल राइट्स पर पीरियडिक्स को मिलेगी, डीपीएसपी को क्यों मिली, क्योंकि जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। पॉइंट क्लियर। तीसरी बात आओ, 1990 के बाद सरकार पूंजीवाद की तरफ चली गई। आज अब पूंजीवाद की तरफ चली गई, हाँ, दूसरी तरफ न्यायपालिका में ऐसे न्यायाधीशों का आगमन हुआ जो समाजवादी मूल्यों से प्रभावित थे। याद रखना, जब सुप्रीम कोर्ट का जज जब डिसीजन देता है ना, एक बात हमेशा ध्यान दो, इस बात को, होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब निर्णय देता है तो तथ्य प्रमाण के आधार पर निर्णय देता है। हाई कोर्ट जब निर्णय देता है ना, तो दिए गए निर्णयों के आधार पर निर्णय देता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है तो आदर्श से देता है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर कहने की उसकी आइडियोलॉजी प्रभावित होती है। अरे बात है, उसके मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। और याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के निर्णय पर मूल्य का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वे लोग तथ्य प्रमाण के आधार पर। अरे बात, इसलिए देखा होगा संविधान और समाज के सोचो बदलाव में बड़ी भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने निभाई है, न कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। ये बातें समझ में आ गई। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे न्यायाधीशों का आगमन होता है जो समाजवादी मूल्यों से प्रभावित हुए। हाँ, सरकार किधर जा रही थी, पूंजीवाद की तरफ जा रही थी, ठीक है। तब हुआ क्या, न्यायाधीशों ने सरकार को यह सलाह दिया कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करो, और उस समय ऐसे डिसीजन आ गए, जैसे उन्निकृष्णवाद की बात करें हम लोग, निःशुल्क शिक्षा का मुद्दा उठा। पॉइंट क्लियर, पहली बात। नंबर 2 की बात करें हम लोग, विवाद चल के आ रहा था। दूसरी चीज, आपने एक चीज देखा होगा, भूमि सुधार का मुद्दा उठा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे वैध माना। भूमि सुधार अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना, विधि संगत माना। यह बड़ी अच्छी बात थी। ये बातें समझ में आ गई। जब आगे आओगे तो आपने देखा होगा, आगे 86वां संविधान संशोधन हुआ और सरकार स्वयं नीति निर्देश तत्व के अनेक प्रावधानों को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में शामिल करने लगी। ये बातें समझ में आ रही। अब ध्यान दो, ये सारी बातें चली रही थी। बाद में देखा होगा 91 संविधान संशोधन होता है, 91वां संविधान संशोधन, और सहकारिता आंदोलन को महत्व दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस कानून को संविधान से सुसंगत माना। और आज क्या हो रहा है, और आज 2023 की बात करें, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच एक बेहतर संतुलन की बातें की जा रही है। बातें समझ में आएगी। रीजन क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों के संबंध में डिसीजन दे रहा है, तो नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रख रहा है। बातें समझ में आ गई। अब दोनों के बीच संतुलन की बातें चल रही है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में किसकी बात करेंगे, हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो क्या हमारा चलेगा आंसर हमेशा। अब निष्कर्ष सुनो, आप हमारा निष्कर्ष कैसे चलेगा, तो जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो इतनी बात करेंगे, वस्तुतः वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को मजबूत करने, भारत की पहचान को मजबूत करने और बेहतर समाज के निर्माण के लिए, आ जाओ माया कुर्सी दे दो, बेहतर समाज के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ दोनों के बीच एक बेहतर संतुलन होना चाहिए, जैसा कि केशवानंद अनुवाद में कहा गया है। क्लियर, ये हमारा, आ जाओ भाई बैठ जाओ, ये हमारा निष्कर्ष चलेगा। वो विवाद समझ में आ गया। एक चीज बताओ, मैं लिखवा तो नहीं रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको? गुड। थोड़ा रफली आप लोग नोट करते जाओ, कारण क्या है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है, बाद में क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। विवाद रफली, सेम क्वेश्चन को यूपीएससी क्या करेगा, मान लिया जाए फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएसपी के बीच
विवादों का मूल्यांकन करें। अब थोड़ा सा मूल्यांकन सब पूछा, अब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। बातें अब ध्यान से सुनना इस बात को। जब आप विवादों का मूल्यांकन करोगे ना, तो दो बातें। आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे, आप इंट्रोडक्शन की बात करोगे, और इंट्रोडक्शन में एफआर एवं डीपी एसपी का आप संक्षिप्त वर्णन कर दो आप। लेकिन जब इंट्रोडक्शन की बात करोगे और दोनों के भी विवाद से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो बताओगे फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किस आर्टिकल जहां भी अवसर मिले आर्टिकल का उल्लेख जरूर करो। जहां भी अवसर मिले आप कोर्ट के डिसीजन का उल्लेख आप जरूर करो आप। ठीक है, अब एफआर क्या है, किस आर्टिकल में है, और राजनीतिक लोकतंत्र। इतनी बातें। मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतिपद, तथा डीपीएसपी का प्रावधान 36 से लेकर 51 में जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। यह बात इंट्रोडक्शन में आ गई। अब हम आएंगे सीधे सेकेंड पैरे में। अब ध्यान देना, अब मूल्यांकन की बात करेंगे हम लोग, तो जो विवाद है उस विवाद का पोर्शन कम हो जाएगा। क्लियर? अब विवाद के दो पक्ष हैं, याद रखना। पहला पक्ष क्या है, फंडामेंटल राइट्स को वरीयता मिली थी, यही था। डीपीएसपी को महत्व कम मिला था। अब उसका दुष्परिणाम क्या होगा, बात इसमें विवाद। तो जैसे जैसे विवाद चेंज हुआ उसका परिणाम क्या होगा, पहली चीज याद रखो, विवादों का मूल्यांकन। तो फर्स्ट पैरे में बात करेंगे एफआर एवं डीपीएसपी के बीच हम विवाद की बात करें, डीपीएसपी के बीच विवाद। हम जब विवाद की बात करेंगे तो विवाद के दो पक्ष हैं। केशवानंद वाद से पहले का क्या विवाद है, पहले का विवाद। और जब पहले के विवाद की बात करोगे तो देखो दो होगा। सुप्रीम कोर्ट किसको महत्व दे रही थी, एफआर को, और सरकार किसको महत्व दे रही थी, डीपीएसपी को महत्व दे रही थी। महत्व दे रही थी। अब सोचो इसमें वस्तुतः में वरीयता, अच्छा आपको रीजन नहीं बताना है, याद रखना है, क्योंकि केवल मूल्यांकन करना आपको। अब मूल्यांकन में क्या होता है, क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया है जिस पर उसे कसोगे आप। अब जब केवल इसको महत्व दिया जाएगा, बात समझ में आ गई। अब दो पक्ष करेंगे, मूल्यांकन करोगे आप प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श के आधार पे। बातें समझ में आ रही, आदर्श के आधार पर करोगे। और याद रखना है, जब आप केवल फंडामेंटल राइट्स को महत्व दोगे आप, एक तरफ सामाजिक आर्थिक न्याय बाधित होगा, तो दूसरी तरफ प्रत्येक व्यक्ति गरिमा भी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा, निःशुल्क शिक्षा 45, वंचित वर्ग को सहायता 46। बातें समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज क्या होगा, लोक सहायता और काम 41 की बात करनी होगी। पॉइंट क्लियर? ये सारी बातें आ जाएंगी। जब आगे आओगे इसी पैरे में, आप थोड़ा सा आगे आओगे तो केशवानंद वाद की बात क्या स्थिति रही, विवाद का स्वरूप क्या था। जब इसमें विवाद का स्वरूप ये था तो थोड़ा सा हल्का करोगे कि सुप्रीम, दोनों ने क्या किया, केशवानंद में क्या कहा, एफआर एवं डीपीएसपी के बीच किसका संबंध है,
पूरकता का संबंध है। ठीक है, वाद की बात। हाँ, उसी दौर में एक चीज देखा होगा आपने, 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को FR से बाहर कर दिया गया। ये तो कर दिया गया। और जब बाहर किया गया तो इसका परिणाम क्या हुआ? आप ध्यान देने इस बात को। परिणाम ये रहा कि भूमि सुधार क्या हो गया? बताओ। आसान हो गया। और भूमि का न्यायसंगत वितरण क्या हो गया? न्यायसंगत वितरण। और तीसरी चीज, क्योंकि सारा खेल किसको लेकर था? भूमि को लेकर ही था। जमीन को लेकर ही सारा विवाद चल रहा था। ये बातें समझ में आ रही? अब एक बात ध्यान देने इस बात को। सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ कि सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना आसान। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना बहुत आसान हो गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? भूलेगा तो नहीं? अगला, हम जब आगे आएंगे तो 1990 के बाद की क्या स्थिति रही। अच्छा, एक और भूल कर ये नहीं बताना कि विवाद का रीजन क्या है, क्योंकि विवाद की व्याख्या नहीं पूछ रहा, वो मूल्यांकन पूछ रहा है। तो बार बार मूल्यांकन में आप बताओगे इफेक्ट, प्रभाव क्या हो रहा है। केशवानंदवाद से पहले विवाद था, सामाजिक आर्थिक न्याय को कठिन बना दिया। केशवानंदवाद के बाद कोर्ट का जो डिसीजन रहा और ये 44वां संविधान संशोधन, तो उसका क्या परिणाम रहा? हो जाएगा? चले आगे। अब देखो, जब आगे बात करोगे तो 1990 के बाद क्या स्थिति रही। उन्नीस सौ नब्बे के बाद क्या स्थिति रही? हाँ, जब 1990 के बाद की स्थिति का वर्णन करोगे ना, तो क्या स्थिति होगी? सुप्रीम कोर्ट, सरकार किधर चली गई बताओ? घर। सरकार चली गई पूंजीवाद की तरफ। और जब पूंजीवाद की बात किया तो इसने किसको महत्व दिया? FR को। और सुप्रीम कोर्ट किधर चला गया? DP SP की तरफ चली गई। अभी भी विवाद चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी हाल में देखा कि विवाद क्या चल रहा है। सरकार आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि को महत्व दे रही है, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? गरिमा में जीवन। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका था, सरकार को सीधा फटकार कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो? यही ना? हाँ, दूसरा, आखिर किसानों को दोषी क्यों? और तीसरी बात ये कि जो पड़ोसी, देखा सभी स्टेट जो दिल्ली को टच करने स्टेट है, उनके चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया था कि आप कर क्या रहे हो? पराली जलाने पर रोक के लिए। और अगली चीज ये कि वहां का जो अधिकारी है उसको जवाब दे। मतलब कोर्ट इतना, पहली चीज, मतलब आर्टिकल 48 याद आया? दूसरी चीज देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली में डीजल चालित जो पुरानी गाड़ी उस पर रोक की बात किया था कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट मानव की गरिमा में को महत्व दे रहा है और पॉल्यूशन को रोकने की बात कर रहा है। आर्टिकल 48 बिल्कुल पर्यावरण का संरक्षण, ये कोर्ट की बात है। अब आपको करना क्या है? कोर्ट के डिसीजन को थोड़ा सा क्या करो, आप उल्लेख कर दो। ये सारी बातें करने के बाद, अच्छा, अब स्थिति क्या हो गई है? इसमें जो विवाद चल रहा है, कोर्ट ज्यादा हावी है। आपने अनेक ऐसे डिसीजन कोर्ट का आया है जो नीति निर्देशक तत्व के पक्ष में है। हम 2000 की बात करें,
2000 के आसपास बाल श्रम निषेध कानून पर कोर्ट का डिसीजन और सरकार को सीधे निर्देश दिया कि आप कर कह रहे हो। आप बातें समझ में आ गई? हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। 2010 में देखा होगा, सरकार कोर्ट के कारण ही एक नया अधिनियम पास हुआ, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करें, 86वां संविधान संशोधन। अब स्थिति कैसे मजबूत हो रही है? जब इसकी बात करोगे ना, अब जो विवाद की स्थिति पैदा होगी उसमें बताओ क्या हो गया? सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना क्या होने लगी? बढ़ने लगी। यही तो हुआ। और आपने एक चीज देखा होगा, अब स्थिति क्या हो रही है? विवाद। अब स्थिति ये कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रिपोर्ट खराब है तो आलोचना हो रही है, मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति खराब है तो आलोचना हो रही है, और सरकार को क्या करना पड़ रहा है? जवाब दे। ये तो बातें की जा रही। बातें समझ में आ गई? ये सारी बातें करने के बाद अंत में किसकी बात करोगे? निष्कर्ष की बात करोगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो इतनी बातें, फिर वही चीजें बात करेंगे। विवादों का चूंकि मूल्यांकन करना है तो सीधे वस्तुता, अरे बात है, राष्ट्र प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखने, राष्ट्र प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखने तथा G20 के सम्मेलन में उल्लिखित लक्ष्य एवं SDG, उल्लिखित लक्ष्य एवं SDG को मूर्त रूप देने के लिए दोनों के बीच एक बेहतर संतुलन आवश्यक है। ये बातें समझ में आ गई? अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। मान लिया जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्तमान ग्लोबल हंगर इंडेक्स एवं HDI की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति दयनीय है। भारत की स्थिति दयनीय है। इस कथन के आलोक में, इस कथन के संदर्भ में FR एवं DPSP के बीच विवादों मूल्यांकन करें। यदि प्रश्न ये पूछा गया तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ध्यान दो, वर्तमान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में HDI की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति दयनीय है। अरे बातें, आप इंट्रोडक्शन में क्या करोगे? आप ये बताओ ग्लोबल हंगर इंडेक्स और HDI में क्या स्थिति है भारत की, यह बताना होगा। जब ये सारी बातें कह लोगे आप, ध्यान दो, जब सारी बातें कह लोगे आप तो स्थिति क्या होगी? ठीक है, थोड़ा सा यह बताना है ये किस बात को इंगित करता है? सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रति उदासीनता को इंगित करता है। ये तो कहता है सामाजिक
आर्थिक न्याय के प्रति उदासीनता को यह इंगित करता है। ये बातें इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी। अब इस कथन के आलोक में दोनों के बीच विवादों का मूल्यांकन करें। अब ध्यान देने इस बात को, हम जब विवाद की बात करेंगे ना, विवाद, और विवाद में फंडामेंटल राइट्स को महत्व मिला, तो फिर क्या होगा? इसमें भारत की स्थिति और खराब होती चली जाएगी। क्लियर? यदि डीपीएसपी को महत्व मिला तो भारत की स्थिति क्या होगी? अच्छी होती चली जाएगी। ये बात है समझ में? लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, केवल क्यों डीपीएसपी को महत्व देना जरूरी नहीं है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच एक बेहतर संतुलन भी होना चाहिए। प्रश्न वही है, बस करना क्या, आपको एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या करना होगा। या हो सकता है आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि रिपोर्ट के आलोक में डीपीएसपी के औचित्य को स्पष्ट करें। जैसे सेम क्वेश्चन थोड़ा सा करेगा, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स एवं एचडीआई के रिपोर्ट के आलोक में डीपीएसपी के औचित्य को स्पष्ट करें। औचित्य का मतलब इसके रिलेवेंसी। यदि प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स एवं मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के आलोक में डीपीएसपी के औचित्य को स्पष्ट करना है। किसका औचित्य? औचित्य क्या है? आप जस्टिफाई करो उसको, मतलब रेलिवेंसी, प्रासंगिकता बताओ। जब औचित्य की बात करेगा ना, इसका मतलब है उसकी प्रासंगिकता बतानी है आपको। बातें तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पेरे में ये बताओगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है और मानव विकास सूचकांक क्या है, और इसमें क्या रिपोर्ट में स्थिति है। पर एक बात ध्यान देना, गलती क्या होती है हम लोगों से कि अधिकांश बच्चों के लिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में मैंने विधिवत पढ़ा कि करंट का इश्यू है। बातें समझ में आ गई? सेम क्वेश्चन को पूछेगा, मैं बार बार कहता हूं, यही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछेगा तो मैं देखा आंसर एकदम चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज। यदि यही क्वेश्चन सोसाइटी में पूछा तो वर्ड्स आपके चेंज हो जाएंगे। वहां एकदम सोशियोलॉजी अप्रोच लेके चलना होगा। सारा खेल किसका? अप्रोच का है। अब ये प्रश्न अब मैं लेके चल रहा हूं, चूंकि संविधान का क्वेश्चन है तो मेरा पूरा का पूरा अप्रोच क्या होगा? संवैधानिक होगा। याद रखना है इस बात को। होता क्या कई बार कि भारतीय समाज में का आंसर लिखते समय आप संवैधानिक अप्रोच को लेके चल रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे लगता है उसका प्रभाव गलत होगा। हां, कोर्ट का डिसीजन की बात करनी है, पर कोर्ट को डिसीजन को लेकर जो समाज को बदलने के लिए हो। ठीक है, अब वहां केशवानंद को उल्लेख नहीं करना है। हाँ, समलैंगिक विवाह कोर्ट का डिसीजन आ गया तो उसका उल्लेख करो, क्योंकि समलैंगिक विवाह के संबंध में कोर्ट का डिसीजन समाज को एक दिशा देगा, यही तो देगा वो। अब ध्यान देना, औचित्य को स्पष्ट करना है तो सेकेंड पेरे में बताओ कि डीपीएसपी का औचित्य हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, भारत वो अलग क्वेश्चन है, वो सोशल जस्टिस का टॉपिक है कि क्वेश्चन मार्क जो मानक है उस मानक पर भारत सरकार ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। उसके पीछे भी रीजन है, पर उससे उसके चक्कर में नहीं पड़ना हम लोग को। बातें समझ में आ गई? क्योंकि क्वेश्चन कुछ और है, डीपीएसपी से संबंधित है। अब एक बात ध्यान देना, जब औचित्य की बात करोगे ना तो एक बात, आप जब ये जारी होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो उसका मानक क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये तो बताएंगे हम लोग।
अंडरवेट की बात करेंगे ना? नहीं, हमारा वजन क्या हो? आप एक बात हमेशा जान दो, सीधे आप डायग्राम बनाओ और ये बताओ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ये मानक हैं, खत्म कहानी। आप जो मानक हैं उन मानकों को उठाओ और उन मानकों को मजबूत करने में डीपीएसपी की क्या भूमिका होगी। फॉर एग्जाम्पल, आखिर इंडिया में लिखना है एक तरफ ओवर प्रोडक्शन है और दूसरी तरफ इंडिया में भूखमरी है। भूखमरी क्यों है? क्योंकि भोजन का उचित वितरण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लोग इतने गरीब हैं कि उस अनाज की न्यूनतम कीमत को चुकाने में सक्षम नहीं है। अब ये क्या करेगा? आर्टिकल 38 आर्थिक न्याय की बात करेगा। अरे बात है, आर्टिकल 39 भौतिक संसाधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाता है, अर्थात भौतिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण की बात करता है। और जब भौतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण होगा तो आर्थिक विषमता में कमी आएगी। जब आर्थिक विषमता में कमी आएगी तो भुखमरी क्या होगी? कम होगी। आर्टिकल 39 नंबर 2 की बात करें, हमेशा आर्टिकल 41 क्या कहता है? लोक सहायता और काम की बात करता है। जब लोक सहायता और काम की बात की जाएगी ना तो लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या होगी? पूरी होगी। आर्टिकल 46 क्या कहता है? वंचित वर्ग के लिए उचित पोषण की बात करता है। ये तो करता है उचित पोषण। जब उचित पोषण की बात करेंगे तो अल्प पोषण की समस्या का क्या होगा? समाधान होगा। जब अल्प पोषण की समस्या का समाधान होगा तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या होगी? सुधार। अब सोचो, आपने उचित पोषण दिया, अल्प वजन की प्रॉब्लम सॉल्व। जो लंबाई कम होती है उसकी प्रॉब्लम क्या होगी? सॉल्व होगी। कुपोषण की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो आपने क्या क्या? 38, 39, 41, 46, ये तो बात की आपने। दूसरी बात, अब उठाए मानव विकास सूचकांक क्या है? अब मानव विकास सूचकांक के मानक क्या है? मानव विकास सूचकांक के मानक क्या है? गरीबी भी है और शिक्षा भी है, हेल्थ भी है, ये सारी चीजें। अब एक बात, 45 किसकी बात करता है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और जब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करोगे ना तो शिक्षा तक सभी की पहुंच क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ये तो बात करता है। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा सबसे बड़ी चीज एक उचित जीवन स्तर की बात करता मानव विकास सूचकांक में। याद रखना, हेल्थ, पॉवर्टी, जो भी एजुकेशन और उचित जीवन स्तर की बात की जाती है। उचित जीवन स्तर को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? उचित जीवन स्तर। याद रखना है, आर्टिकल 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत मानुषिक दशा की बात करता है। 43 किसकी बात करता है? कुटीर उद्योग की बात करता है। और 43 का ए क्या कहता है? सहकारिता की बात करता है। हाँ, सहकारिता, कुटीर उद्योग से क्या होगा? लोगों को जॉब, और जब रोजगार मिलेगी तो पैसा जाएगा, पैसा आया तो जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा। हो जाएगी बातें। अब एक बात, अगली चीज देखा होगा, हम जब हेल्थ की बात करते हैं ना तो हेल्थ के लिए पोल्यूशन को दूर होना जरूरी है। तो आर्टिकल 48 किसकी बात करता है? गड। और जब पर्यावरण की बात की जाएगी तो क्या होगा? हो जाएगी बातें क्लियर। अंत में हम बात करेंगे भारत की मजबूत स्थिति के लिए भारत की आर्थिक समृद्धि जरूरी है। और आर्थिक समृद्धि तभी होगा जब विश्व की अर्थव्यवस्था का बेहतरीन दोहन हो। इसके लिए तब होगा जब वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, संप्रभुता के सम्मान, ये तो कहता है। सिंपल, एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जब वैश्विक शांति होगी ना तो फूड सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगा। और फूड सप्लाई चेन मजबूत हुआ तो खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ेगी। खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ी तो भुखमरी क्या होगी? कम होगी। सर मेरी बात सभी को समझ में आ गई हो जाएगा? हाँ, SDG, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सर मैं क्वेश्चन उठा चुका हूं। मैं SDG से क्वेश्चन को जोड़ दिया मैंने। एकदम जोड़वा, एकदम जोड़ो। मैंने क्या कहा ना, जितना भी करंट का इश्यू है ना, मैं पूरे संविधान को उठाऊंगा। करंट देखो, करंट क्या कह रहा है। इस बार एथिक्स का जब क्वेश्चन उठाऊंगा ना तो मेरे ज्यादातर क्वेश्चन करंट आधारित होंगे।
पूरा एथिक्स को करंट से यूपीएससी क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। इस बार जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरा करंट को इथिकल अप्रोच से लेके चलेंगे। एथिक्स क्या कर रहा है, आज का इशू क्या चल रहा है। लगता है मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी, कर ले जाओगे? गुड, कोई दिक्कत विकास? चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। हाँ